जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म से जुड़े आपके सभी जरूरी सवालों के जवाब के बारे में। क्योंकि गाइस जब से आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हुए तो ऐसे में यहाँ पर आपके अलग अलग सवाल इसके बारे में आते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कमेंट के माध्यम से सभी सवालों का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और अगर आपको वहाँ पर आंसर दे भी दिया जाए तो उस आंसर को सिर्फ वही कैंडिडेट देख पाता है, जबकि उसका सवाल ऐसा होता है जो कि सभी के लिए जानना जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहाँ पर गाइज इन जो 4 सवालों को मैंने मेंशन किया गया इनके बारे में तो आपको जानकारी दी ही जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर आपके ऐसे सवाल जो कि आपके मन में आते हैं जब आप इस फॉर्म का भरने का सोचते हैं या फिर भरने के लिए जाते हैं या फिर आप इसको भर चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो आपकी थोड़ी सी लॉन्ग भी हो सकती है, बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसके बारे में अपडेट किए जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा रहे जिसको इस इंफॉर्मेशन को जानने का मौका न मिले, या फिर उसने फॉर्म भरा और आपको इस फॉर्म के बारे में, इस भर्ती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहला सवाल आता है कि जॉब परमानेंट है या नहीं। क्योंकि जब आप सुनते हैं कि भारतीय डाक विभाग या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे में आपके मन में सवाल आता है कि ये भर्ती परमानेंट है या फिर नहीं है। तो गाइज चलिए इसका आंसर मैं आपको करता हूँ। तो गाइज ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी परमानेंट है, बट आपकी ये गवर्नमेंट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट से मतलब है कि फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। सेमी गवर्नमेंट वो होता है जिसमें कि आप इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं वैसे, बट फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। आपको अगर मैं इसका मतलब समझाने जाऊँ, आप गूगल के अंदर सर्च कर लेना, जहाँ पर आपको सर्च करना होगा कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब, और सेमी गवर्नमेंट जॉब क्या होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा कि सेमी गवर्नमेंट क्या है। सेमी गवर्नमेंट से मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में आपको वैसे फायदे मिलते हैं या फिर वैसी सैलरी मिलती है जो कि अन्य डिपार्टमेंट में मिलती है, उस तरह की सैलरी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, उस तरह के फायदे आपको यहाँ पर नहीं मिलते। तो इसी तरीके से ये जो भर्ती है वो आपकी सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं वैसे तो ये भर्ती जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा और डाक विभाग के द्वारा जारी की जाती है, बट इसको फुल्ली परमानेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आप इसमें सेवा करेंगे वो तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने साल की देना चाहे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है कि आपको 5 साल के लिए जॉब दी जा रही है या 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो आप इसको 60 ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी वैसी बात नहीं है। बट जो इसमें सैलरी का अमाउंट है वो उतना ही रहता है, और इसमें आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है। कोई जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, फुल्ली गवर्नमेंट जॉब के अंदर फायदे मिलते हैं एक गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट को, वो इसमें आपको नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर गाइज अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि क्या काम करना होता है GDS की पोस्ट पर, या कह लीजिए कि GDS क्या है, इसमें आपको क्या काम करना होता है। चलिए इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है jobsgyan.in। जब आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहां पर आप आएंगे तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से जानकारी को हिंदी के अंदर लिखा है और अच्छे से बताया कि GDS बेसिकली क्या होता है। चलिए थोड़ा सा यहीं से आपको रीड करके बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या काम आपको करना होता है। तो गाइज भारत में डाकघर का विशेष महत्व है, आप लोग जानते ही है। डाक विभाग ने अब पत्र भेजने और टेलीग्राफ सेवा का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी देश में डाकघर द्वारा कई काम किए जाते हैं। जैसे अब डाकघर से भी बैंक सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए डाकघर में अभी भी समय समय पर भर्तियां होती रहती है, और इसी के लिए यहाँ पर GDS को निकाला जाता है। पासपोर्ट अब डाकघर द्वारा भी बनवाए जा सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप देख सकते हैं कि डाकघर में भी अब आपके पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। बैंक द्वारा ATM भेजने के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज भी डाकघर से ही भेजे जाते हैं। और गाइस डाकघर में भी अब जो आपका आधार अपडेट होता है वो भी होता है। आप देखते हैं कि आपके कई आपके सिटी के अंदर डाकघर के जो ऑफिस होते हैं वहाँ से भी आपके डाक जो आपका आधार होता है उसमें अपडेट किए जाते हैं, डिटेल्स चेंज की जाती है, यानी कि आधार से जुड़ी हुई जानकारी अब आप पोस्ट ऑफिस से भी करवा सकते हैं।
तो इसी के संबंध में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बोली गई कि जीडीएस क्या होता है। और साथ ही यहाँ पर एक कहा कि न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवाओं को वितरित करने के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवा को यानी कि इन्हीं काम के लिए ग्रामीण डाक सेवा को यानी कि जीडीएस को की जो भर्ती है उसको निकाला जाता है और इसलिए इसको जीडीएस का नाम दिया होता है। तो चलिए अब इसमें जीडीएस में क्या होता है और ग्रामीण डाक सेवक कैसे बना जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो आपने ये समझा कि जीडीएस होता क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब जब आप इसमें अप्लाई करेंगे जीडीएस की पोस्ट पर यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो गाइज इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर का और दूसरा है एबीपीएम और तीसरा है डाक सेवक का। एबीपीएम और डाक सेवक को एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया, वैसे ही दोनों पोस्ट आपकी अलग अलग है। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको चूज करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, बीपीएम या फिर एबीपीएम या फिर डाक सेवक। तो अब आप ये पहले जान लीजिए कि बीपीएम में आपको क्या काम करना होगा। बीपीएम होता है शाखा पोस्ट मास्टर यानी कि ब्रांच जो आपकी है उसका जो पोस्ट मास्टर है वो फुल फॉर्म इसकी होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर। और इसमें क्या होता है वो आप समझ लीजिए। बीपीएम ग्रामीण डाक सेवा के प्रमुख है यानी कि जो आपकी ग्रामीण डाक सेवा होती है उसके आप हेड होते हैं। वे टीम लीडर के रूप में जीडीएस पोस्ट ऑफिस बीपीएम में सभी सेवाओं और कार्य की जिम्मेदारी लेना ये सब उनका काम होता है। बीपीएम या ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस आईपीपीबी और निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करना होता है, ये काम बीपीएम को करना होता है। तीसरा यहाँ पर आता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को बीपीएम या फिर एबीपीएम का सारा कार्य करना होता है। फिर है बीपीएम डाक सुविधा अभिलेखों का रखरखाव, ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करना, डाक का विपणन, आईपीपीबी सेवा भी प्रदान करेगा, ये भी काम आपको करने होंगे। और मूल रूप से आप शाखा के प्रमुख होंगे यानी कि आप उसके जो आपकी शाखा है उसके हेड होते हैं अगर आप इस वाली पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन हो जाने के बाद में। और गाइज इसके संबंध में ही आपको जो बीपीएम होता है एक जो पॉइंट है वो और मुझे मेंशन करना है। इसमें यहाँ पर ये बोला है कि दी कैंडिडेट सिलेक्टेड एज बीपीएम्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज अकोमोडेशन फॉर रनिंग द पोस्ट ऑफिस कॉल्ड एज ब्रांच पोस्ट ऑफिस एट देयर ओन कॉस्ट। यानी कि अगर आप बीपीएम की पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो गाइज आपको खुद से यहाँ पर जो अकोमोडेशन है यानी कि एक जो जगह है वो अपनी तरफ से ही करनी होगी पोस्ट ऑफिस के लिए, जिसको आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। और ये आपको खुद की कॉस्ट से करना होता है यानी कि अगर आप बीपीएम की पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए तो ये आप ही को करना होगा कि मुझे इस जगह पर एक दुकान लेनी है, आपको दुकान अपने खुद के पैसे से लेनी होगी और फिर उसमें ब्रांच पोस्ट ऑफिस को चलाना होगा। इसमें जो इंडिया पोस्ट है वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। साथ ही कहा कि दी कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली गो थ्रू दिस सेड जीडीएस रूल्स, यानी कि इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ मैं बता भी रहा हूँ और इंडिया पोस्ट भी यही कह रहा है कि आपको सभी रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। और अभी मैंने जो परमानेंट भर्ती के बारे में एक पॉइंट बोला था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 65 ईयर की एज तक अपना जो जॉब है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट इसमें बोला गया कि दी एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दी जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दियर इमोलमेंट्स अलाउंसेस एंड अदर इंटाइटलमेंट्स आर नॉट एट पार विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी कि जो जीडीएस है उनको यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर नहीं रखा गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको नहीं दिए जा रहे, आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय उनकी कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये तो आपने जानी बीपीएम की पोस्ट पर क्या काम करना होता है उसके बारे में जानकारी। अब चले यहाँ पर बात कर लेते कि एबीपीएम की पोस्ट पर आपको क्या काम करना होता है। तो गाइज एबीपीएम की पोस्ट पर यहाँ पर जो काम है वो ये कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम जॉब प्रोफाइल में स्टाम्प या स्टेशनरी की बिक्री के सभी कार्य शामिल होते हैं। इसमें डुप्लीकेट डिपॉजिट पर मेल की डिलीवरी और वितरण या आईपीपीबी असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के तहत आपको ये सब हैंडल करना होता है। भुगतान या अन्य लेन देन बीपीएम की संयुक्त ड्यूटी तभी करनी चाहिए जब वह ऑर्डर दे, यानी कि जब आपको ऑर्डर मिले बीपीएम की तरफ से तब आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी होगी। साथ ही एबीपीएम पोस्ट का वो बीपीएम या फिर आईपीओ या फिर एएसपीओ या फिर एसपीओ या फिर एएसपीओ या फिर एसआरएम
या फिर SSRM द्वारा सौंपे गए मेलों, विपणन, व्यावसायिक खरीद और अन्य कार्यों का आयोजन करना है। ये जो यहाँ पर लिखी गई है ये सभी पोस्ट होती है जो कि इंडिया पोस्ट के अंतर्गत आती है। ये काम आपको ABPM की पोस्ट पर करना होता है। और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट है कि ABPMs आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस BO कंसर्न, यानी कि जो ABPM होंगे उनको यहाँ पर जो आपका जुरिडिक्शन है, पोस्ट ऑफिस है, उसके पास में ही आपको रहना है। आप ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, आपको पास में ही कहीं पर रूम लेना होगा और वहाँ पर रह करके आपको इसको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही दूर रह करके इस काम को हैंडल कर सके। आपको उसी के जुरिडिक्शन जो भी उसका एरिया होता है, जितने एरिया के अंदर वो डिलीवरी करता है, वो एरिया के अंदर ही आपको अपना जो घर है वो लेना होगा। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलिए डाक सेवक की पोस्ट पर चलते। सबसे लास्ट में आती है डाक सेवक। इसमें क्या होता है, इसमें है कि डाक सेवकों के जो प्रोफाइल में डाक टिकट, डाक पत्थर, डाक विभाग द्वारा उप डाकपाल, RMS सहित डाकपाल या उप डाकपाल द्वारा सौंपे गए डाक टिकट और डाक वितरण तथा अन्य किसी भी कर्तव्य के बीच की बिक्री के सभी कार्य शामिल होंगे। साथ ही कहा है कि हालांकि IPPB के लिए किया गया कार्य TRC की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो IPPB आपका काम होगा, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, अगर आप उसके लिए कोई काम करते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर उसके लिए अतिरिक्त सैलरी नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा है कि उसे पोस्ट मास्टर या IPO, ASPO इन सभी पोस्ट के अधिकारी द्वारा या अन्य कार्य को भी करना चाहिए। ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट के द्वारा अगर आपको कोई काम सौंपा जाता है डाक सेवक की पोस्ट पर, तो गाइज आपको उन काम को भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या काम करना होता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। अब चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो गाइज इसमें आपको टाइम रिलेटेड सैलरी मिलती है, जिसको बोलते हैं TRCA। TRCA क्या होता है? TRCA है समय से संबंधित निरंतरता भत्ता। और इसमें यहाँ पर आपको बोला है BPM के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। तो TRCA 4 घंटे के लिए स्तर फर्स्ट पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये होती है। और जो आपकी TRCA स्लैब 5 घंटे की है, जो कि लेवल 2 में आती है, इस पर आपको सैलरी 14,500 रुपये से लेकर के 35,480 रुपये दी जाती है। ये टाइम रिलेटेड होती है। जितना टाइम आप ज़्यादा करोगे उतनी आपको जो सैलरी है वो ज़्यादा मिलेगी। फिर जो ABPM और डाक सेवक है, इसको एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसमें TRCA स्लैब 4 घंटे और लेवल फर्स्ट पर आपको सैलरी 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और TRCA 5 जो है आपकी स्लैब 5, जो कि लेवल 2 पर आती है, इस पर आपको सैलरी 12,000 रुपये से लेकर के 29,400 रुपये दी जाती है, 480 रुपये। इसमें बोला है कि उल्लेखित वेतन विभिन्न पोस्टल सर्कल के लिए अलग अलग है। यह वेतन संरचना वृद्धि के अधीन है। आप पदोन्नति की को गति देने के लिए विभागीय आंतरिक परीक्षा के लिए भी उपस्थिति हो सकते हैं। यानी कि जब आप GDS बन जाते हैं तो 2-3 साल के बाद में गाइज IPPBM यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर इंडिया पोस्ट के अंदर ही कुछ ऐसी भर्ती भी निकलती है जहां पर वही लोग अप्लाई कर पाते हैं, वही लोग फॉर्म भर पाते हैं जो कि GDS हो और कम से कम 2-3 साल की सेवा की हो। तो आप उस एग्ज़ाम को दे करके, जिसमें कि मेनली एग्ज़ाम होता है, अपना प्रमोशन पा सकते हैं। इसमें आप ये देख लीजिए कि आपको कितने कार्य घंटे पर कितना बेसिक वेतन मिलता है। जैसे कि अगर आप 3 घंटे काम करते तो आपका बेसिक वेतन 2,665 होगा। इंक्रीमेंट 50 और जो 119% डी है उसमें आपको 3,111 रुपये मिलेंगे। ग्रोस वेतन आपका 5,836 रुपये होगा। प्रोफेशनल टैक्स आपका 110 और EDJS आपका 50। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 3 घंटे 45 मिनट के लिए आपका बेसिक वेतन कितना होता है, ग्रोस वेतन कितना होगा, 5 घंटे के लिए आपका कितना होगा, ये सब आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी दी गई है। और इसके अलावा आपको प्रीवियस कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है। और सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इससे भी कंफर्म कर सकते हैं। BPM पर आपको 12,000 से लेकर के 29,380 और ABPM डाक सेवक की पोस्ट पर TRCA स्लैब 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये आपकी होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। और इसमें फिर से क्लियर कर दूँ कि आपको कोई इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो फ़ायदे मिलते हैं कोई भी इस तरह का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो अब गाइज यहाँ पर अगला सवाल आता है कि कितने % वाले फॉर्म भरे। आपने समझ लिया है कि परमानेंट है या नहीं है, काम क्या करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें बात आती है कि आप कितने % वाले ये फॉर्म भरे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपका मेरिट के द्वारा किया जाता है। और मेरिट आपकी सिस्टम जनरेटेड होती है जिसमें कि 10th के % के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और इसमें मेनली वही कैंडिडेट अभी हाल में हाथ मार रहे हैं जो कि कोरोना टाइम के अंदर पास हुए, क्योंकि उनको बिल्कुल हायर % मिली है। और अगर मैं प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो गाइज जो मेरिट लिस्ट आती है पहले वाली, उसमें तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो कि 100 में से 100 नंबर पाए होते हैं, 100 में से 99,
100 में से 98 ऐसे कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया जाता है। पर ऐसे में फिर सवाल आता है कि यार हमारे तो 60% है, 70% है, 80% है, 90% तो क्या हम ये फॉर्म न भरे? तो गाइज फॉर्म तो भर लीजिए, क्योंकि SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, जनरल OBC के लिए 100 है, और वैसे भी सिस्टम जनरेटेड ही जो आपका मेरिट लिस्ट है वो बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर जिस कैंडिडेट का नाम आ गया, फिर चाहे आपकी परसेंटेज कितनी भी क्यों ना हो, तो आपका सिलेक्शन ये समझ लीजिए कि हो गया। और इसमें गाइज जो शुरुआत की लिस्ट आती है उसमें तो 100 ऐसा होता है कि जिसमें से जिसके 10वीं में 100% है उन्हीं का नंबर आता है, या फिर जब कट ऑफ आप देखते तो उसमें आता है कि आपकी कैटेगरी है और 100 आपके नंबर थे, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। जो आपकी जा करके 3rd 4th लिस्ट आती है उसमें 75 या 85 या 90 वालों का सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप हार मत मानिए, आप इसमें फॉर्म भर ही लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी इसमें कौन सा आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना, तो क्या जाता है, भर लीजिए फॉर्म। जब लिस्ट आएगी तो बस चेक करते रहना कि मेरा नाम कहीं पर है या फिर नहीं है, और बस यही चीज़ आपको करनी है, कुछ और तो इसमें करना नहीं। इसलिए मैं चाहे आपके 50% क्यों ना हो 10वीं के अंदर, मैं तब भी आपको मना नहीं करूंगा कि आप ये फॉर्म मत भरे, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने कहा कि कोई तैयारी नहीं करनी है, बस फॉर्म को भरकर भूल जाइए। और बस ध्यान रखिए कि कब इसमें आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो, ताकि आप देख सके कि आपका उसमें नाम है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पर इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप ये फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो मैंने जो लिंक दिया हमारी वेबसाइट का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करके यहाँ पर वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से फॉर्म फिलअप वीडियो लिंक बाय कंप्यूटर, इस लिंक को ओपन करके भी वीडियो देख करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी पूरी जानकारी इसके बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।